हेलो। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने कुछ जो भी बैकएंड यूज किया है वो बैकएंड है हमारा पाइथन और माइस्क्वल। उसके बाद हमने फ्रंट एंड में HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज किया है। सो ये तीन लैंग्वेज हमने एज अ फ्रंट एंड यूज किए हैं। ओके। तो अभी जो मैं कोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेशन विथ मॉडल इंटीग्रेशन है। ओके, जो मॉडल हमने VGG16 मॉडल इस प्रोजेक्ट में हमने यूज किया है, तो वो मॉडल हमने जो ट्रेन किया है उसे हमारे प्रोजेक्ट के साथ डिप्लॉय किया है, या हम बोल सकते हैं उसे इंटीग्रेट किया है या इंटरफेस किया है। उस मॉडल को हमने कैसे किया, हमें वेबसाइट पे कैसे आउटपुट मिल रहा है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट में जो फ्रेमवर्क यूज किया है वो फ्रेमवर्क का नाम है फ्लास्क। ओके। सो फ्लास्क फ्रेमवर्क के थ्रू हमने फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इंटीग्रेट किया है, इंटरफेस किया है। उसके बाद अब हमने फ्लास्क ही क्यों यूज किया, जैंगो है, पिरामिड है, वो सारे फ्रेमवर्क्स हमने क्यों नहीं यूज किए। ओके। तो बेसिक रीजन इज कि फ्लास्क जो है वो फ्लास्क इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, और कोड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत लो है। ओके। एज कंपेयर टू जैंगो एंड पिरामिड। अगर आप जैंगो में जाते हो तो आपको तीन चार फाइल्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे कि urls.py, views.py, settings.py। फिर अलग अलग एप्लीकेशंस आपको बनाने पड़ते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए। ओके। सो फिर उसमें आपका ORM मॉडल अलग से आता है। ओके। उसके बाद आपका डेटाबेस कनेक्शन अलग से आता है। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वहां पे बढ़ जाती है। हाँ, बट ऑब्वियस वहां पे सिक्योरिटी तो बहुत रहती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी, कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। एंड एज अ बिगिनर लेवल अगर आप जैंगो से स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड जाएगा। तो इसके लिए हमने एज अ बिगिनर फ्लास्क पे ये वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। ओके। सो अब फ्लास्क में बेसिकली जो हमने फ्रेमवर्क यूज किया है वो फ्रेमवर्क, या हम बोल सकते हैं कि उसे फ्रेमवर्क ही क्यों कहा जाता है। फ्रेमवर्क मतलब एक सर्टन रूल्स वहां पे सेट किए जाते हैं, उस सर्टन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपका प्रोजेक्ट रन होता है। Okay? अब सर्टन रूल्स मतलब क्या, कि हम समझ, फॉर एग्जांपल अभी हमने फ्लास्क यूज किया है। फ्लास्क में कुछ रूल्स है, जैसे कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट, मतलब एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको फ्लास्क का प्रोजेक्ट रन करना है। ओके, या उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको तीन फाइल्स या तीन फोल्डर्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टैटिक, जिसके अंदर हमारा CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, और जो भी हमारी मीडिया फाइल्स रहती है, बूटस्ट्रैप हुआ, फॉन्ट हुआ, वो सारी चीजें इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर रहती है। उसके बाद टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ HTML की फाइल रहती है। ओके। और उसके बाद ये है app.py। app.py के अंदर हमारा पूरा का पूरा कोड रहता है। ओके। तो ये तीन फाइल्स हमें मेंटेन करनी पड़ती है, इसके अंदर का कोड, वो सारी चीजें अगर हम एक सर्टन रूल के अकॉर्डिंगली लिखे, तो अब तो ही हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटीग्रेट होगा। ओके, इंटरफेस जो या जो कनेक्शन है वो कनेक्शन वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हम ये तीन फाइल्स यहाँ पे मेंटेन करते हैं एक ही फोल्डर में, उसके बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज जो है, वो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है, वो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ओके। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। तो जो भी लाइब्रेरीज या जो भी फंक्शंस थे, वो फंक्शंस के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद इसमें जो भी फंक्शंस हमने इंपोर्ट किए हैं वो यूज कैसे होते हैं, क्या हमने उसमें मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन ही हमने कहाँ पे यूज किया है, क्यों इंपोर्ट किया। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट फ्लास्क नाम का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि आपका जो फ्लास्क है वो फ्लास्क को इनिशियलाइज करना है हमें। ओके। जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज करने के लिए हमने ये फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया, फंक्शन यूज किया। उसके बाद यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट है। रेंडर टेम्पलेट, URL फॉर एंड रीडायरेक्ट, ये तीन फंक्शंस जो है वो तीन फंक्शंस का आउटपुट जो है वो आउटपुट सेम है। ओके। या हम बोल सकते हैं उनका जो यूसेज है या यूज केस जो है वो सेम है। बेसिकली अगर हमारे पास कोई मेन्यू है, वो मेन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर मेन्यू पे रीडायरेक्ट करने का काम ये तीन फंक्शंस करते हैं। बट इनका तीनों तीनों
लाइब्रेरीज का जो मेथड है वो मेथड अलग है। जैसे कि रेंडर टेम्पलेट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट का नाम एंटर करना पड़ता है। ओके, बट यूआरएल फॉर रीडायरेक्ट के अंदर हमें पूरे फंक्शन का जो नाम है वो फंक्शन का नाम एंटर करना पड़ता है। अब वो फंक्शन क्या है, कौन है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या करता है कि जो भी डेटा या जो भी फॉर्म हमने फ्रंट एंड में फिल किया, जैसे कि एचटीएमएल के बहुत सारे फॉर्म्स है, तो फॉर्म लॉगिन हुआ या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, तो एज ए यूजर मैंने जो भी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन फॉर्म है वो फॉर्म मैंने एचटीएमएल में फिल किया। फिल करने के बाद जैसे मैं उसे सबमिट करूंगा, तो सबमिट करने के बाद जो भी फॉर्म है वो फॉर्म का डेटा वो सब कुछ माई एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ओके, बट स्टोर होने से पहले सबसे पहले पाइथन को वो डेटा फेच करना पड़ेगा। तो फेच करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। ओके, तो फ्लास्क का ये फंक्शन बेसिकली फ्रंट एंड के फॉर्म में जो भी डेटा है वो डेटा को फेच करने के लिए ये रिक्वेस्ट फंक्शन यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे सेशन है। सेशन बेसिकली है क्या कि अगर यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स वैलिड होंगे तो ही हम यूजर को अलाउ करेंगे हमारी फंक्शनलिटी यूज करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे लॉगिन किया, आपने जो भी पोस्ट थी वो पोस्ट को लाइक किया, कमेंट, शेयर किया। ओके, फिर उसके बाद जैसे आप लॉग आउट करोगे, लॉग आउट करने के बाद आपने बैक बटन पे क्लिक किया, बट बैक बटन पे जैसे ही क्लिक करके आप सेम फंक्शनलिटी अटेंड करोगे, तो जो भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म वो आपको सबसे पहले लॉग इन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपने लॉग आउट किया, इन द सेंस आपका जो सेशन है वो सेशन डिलीट किया। अगर आपको फिर से सेशन में आना है तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही आप वो मेन फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। सो सेम फंक्शनलिटी हमने हमारे यूआई में यूज की है कि लाइक अगर यूजर लॉगिन रहेगा, उसके क्रेडेंशियल्स लॉगिन रहेंगे, वो एग्जिस्ट है, तो ही वो हमारी जो भी फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसे वो यूज कर सकता है। ठीक है। अब सेकेंड लाइब्रेरी है पाइमास्क्वल। पाइमास्क्वल हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस का कनेक्शन हमारा पाइथन के साथ एस्टेब्लिश हो जाए, उसके लिए हमने ये पाइमास्क्वल यूज किया है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी यूज की है। नमपाई लाइब्रेरी बेसिकली जो भी अरे रहता है, ओके, अरे हो या आपका मैट्रिक्स हो, इन दोनों को मैनिपुलेट करने के लिए ये नमपाई लाइब्रेरी यूज की जाती है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि आपका एक फंक्शन रहेगा numpy डॉट डेट टाइम। ओके, या आप numpy के थ्रू कोई भी कॉलम या किसी भी रो, ओके, इनमें से किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उनका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ओके, उन्हें numpy डॉट रीशेप करके उस पूरे मैट्रिक्स को रीशेप कर सकते हो। ओके, आपको कोई यूनिक वैल्यू निकालनी है उस पूरे लिस्ट में से, तो numpy np डॉट यूनिक अगर आपने किया तो आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद टाइम एंड डेट टाइम, इसके थ्रू आप करंट डेट एंड करंट टाइम के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं नेक्स्ट 3 आवर्स का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, या मुझे डिफरेंस निकालना है नेक्स्ट 3 आवर्स का और अभी का डिफरेंस क्या हो सकता है। ओके, या एग्जीक्यूशन टाइम मुझे निकालना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा ये पूरी एक पूरे फंक्शन को रन करने के लिए, तो वो कैलकुलेट करना है। तो इस डेट टाइम के थ्रू आप सारी फंक्शनलिटीज एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे CV2 हमने इंपोर्ट किया है। CV2 बेसिकली यूज होता है इमेजेस के लिए। ओके, अगर आपको कोई इमेज कैप्चर करनी है, किसी इमेज को क्रॉप करना है, या वीडियो को कैप्चर करना है, उसमें से हर एक इमेज को क्रॉप या एडिट करना है, या उसमें टेक्स्ट ऐड कर देना है। ओके, या आपको दो इमेजेस मर्ज करनी है, तो इस CV2 के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी के थ्रू आप किसी भी CSV फाइल को, CSV हो या एक्सेल शीट हो, जेसन हो, सो इन सारी फाइल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सेल शीट में रो की कुछ कुछ वैल्यूज दी है, कोई कोई वैल्यूज नल है कि वहां पे ब्लैंक स्पेस है, तो मुझे वो पूरा रो ड्रॉप करना है या पूरा कॉलम मुझे ड्रॉप करना है, दो कॉलम्स को मर्ज करना है या दो शीट्स को, एक्सेल शीट्स को मर्ज करना हुआ। ओके, या किसी वैल्यू को रिप्लेस करना है, किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो सारी फंक्शनलिटीज आप पांडास के थ्रू कर सकते
उसके बाद यहाँ पे ओएस है। ओएस लाइब्रेरी बेसिकली हमें फाइल एक्सेस के लिए यूज किया जाता है, या फोल्डर एक्सेस के लिए हम इस ओएस को यूज कर सकते हैं। फोल्डर एक्सेस या फाइल एक्सेस मतलब क्या, कि अगर मुझे किसी फाइल को या फोल्डर को कट करना है और पेस्ट करना है किसी और फोल्डर के अंदर, ओके, या मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ओके, या किसी फाइल को रीनेम करना हुआ, ओके, उसके बाद किसी फाइल को डिलीट करना है, किसी फॉर एग्जांपल मुझे नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक, या इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स है वो उन सारे फोल्डर्स को मुझे एक्सेस करना है, या उन सारे फोल्डर्स के नाम मुझे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटीज आप इस ओएस के साथ इस ओएस के थ्रू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर फाइल नेम। सिक्योर फाइल नेम बेसिकली इसलिए यूज होता है कि लाइक इस फेक करेंसी के अंदर हमारा एक मेन मॉड्यूल ये है फ्रंट एंड में, कि लाइक यूजर को सबसे पहले करेंसी की इमेज अपलोड करनी रहती है। ओके, जब यूजर किसी इमेज को अपलोड करेगा तो वो अपलोड की हुई इमेज हमारे सिस्टम में या हमारे सर्वर पे जाके स्टोर होनी चाहिए। ओके, तो ही हम वो उस इमेज का पाथ डायरेक्टली इस CV2 को दे सकते हैं, और उसके बाद उस इमेज को हम लोड या रीड कर सकते हैं। ओके, बट वो पाथ या उस इमेज का नाम क्या होगा, कैसे हम एक्सेस करेंगे, तो ये सिक्योर फाइल नेम हमें हेल्प करता है। जब भी यूजर उसके डिवाइस से या उसके सिस्टम से कोई भी इमेज अपलोड करेगा, तो उस इमेज का जो भी नाम रहेगा वो नाम हम इस सिक्योर फाइल नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, एक्सेस करने के बाद उस इमेज को उसी नाम से किसी सर्वर पे या किसी फोल्डर के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, और उसका जो भी पाथ रहेगा वो पाथ हम आगे मॉडल को या CV2 को या किसी और लाइब्रेरी को फंक्शन को वो पास कर देंगे। सो जो भी आगे हमारी फंक्शनलिटी हमने इम्प्लीमेंट की है वो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैटप्लॉटलिब है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली हमने मतलब मैटप्लॉटलिब बेसिकली यूज होता है ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए। मैटप्लॉटलिब हुआ, सीबॉर्न लाइब्रेरी हुई, ये दो जो लाइब्रेरीज है वो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। ओके, आपको किसी ग्राफ को प्लॉट करना है, जैसे कि बार ग्राफ, पाई चार्ट, ओके, या स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप इस मैटप्लॉटलिब के थ्रू प्लॉट कर सकते हो। सो सिर्फ प्लॉट ही नहीं कर सकते, आप उसे विजुअलाइज भी कर सकते हो। इवन उस जो भी ग्राफ्स आपने प्लॉट किए हैं उसका यूज आपको डेटा एनालिसिस के लिए ही होता है। ओके, जो डेटा एनालिस्ट का जो जॉब रहता है, या पावर BI में आपको जो भी ग्राफ्स आप जनरेट करते हो, ओके, तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफिकल फॉर्मेट के बेसिस पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस डेटा के रिलेटेड मिलती है। ओके, तो इसके लिए ये मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज की जाती है। उसके बाद ये टेंसर फ्लो की कुछ लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट की है। उसमें से इमेज एंड लोड मॉडल, ये दो फंक्शंस हमने इंपोर्ट किए। इमेज के थ्रू हम कोई भी इमेज को लोड कर सकते हैं। लोड मॉडल के थ्रू जो भी हमने मॉडल ट्रेन किया है उस मॉडल को हमने स्टोर किया है एक पिकल फाइल में, तो उस मॉडल को लोड करने के लिए यहाँ पे हमने ये लोड मॉडल फंक्शन यूज किया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे हमने हमारा जो फ्लास्क है वो फ्लास्क इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद एक रैंडम स्ट्रिंग हमने उसे पास की, सो दैट उसका जो भी ऑथेंटिकेशन होगा वो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद हमने एक अपलोड फोल्डर पाथ यहाँ पे सेट किया, जैसे कि स्टैटिक स्लैश करेंसी। तो जो भी इमेज या जो भी मीडिया फाइल यूजर अपलोड करेगा वो मीडिया फाइल स्टोर होगी स्टैटिक फोल्डर के अंदर, जो करेंसी नाम का फोल्डर है उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगी। तो वो जो पाथ है वो पाथ हमने कॉन्फ़िगर किया इस हमारे ऐप के साथ, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। अब ये इनिशियलाइजेशन हो जाने के बाद हमने डायरेक्टली जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमें पाइथन और माइस्क्वेल इन दोनों का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिखा। इस फंक्शन के अंदर हमने पाइमास्क्वेल को इनिशियलाइज किया, और उसके साथ जो भी फंक्शन है कनेक्ट, उसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए, जैसे कि होस्ट नेम क्या है, यूजर नेम, फिर पासवर्ड। उसके बाद आपका डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, कौन से पर्टिकुलर डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है इस एप्लीकेशन के साथ, तो वो डेटाबेस का नाम भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा हम यहाँ पे वो कनेक्शन रिटर्न कर देंगे।
ओके, बट अगर यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है या डेटाबेस आपका ड्रॉप हो गया, तो वो डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो या डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे गलती से चेंज कर दिया, तो हमें वो पता चलना चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस वहां पे प्रिंट होने चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे हमारा खुद का एक एक्सेप्शन लिखा, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेटाबेस कनेक्शन। सो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ कुछ तो छेड़खानी हुई है, या वहां पे कुछ तो इशू आया है, वहां पे कुछ तो एरर्स है। सो हमें वो वहां पे रिजॉल्व करना है। ओके, तो ये कुछ डीबगिंग के हम बोल सकते हैं डीबगिंग के कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम फॉलो करके पूरे एप्लीकेशन को डीबगिंग कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। Okay. अब उसके बाद जैसे ही हमारा डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम जहां जहां पे हमारा डेटाबेस का यूज है, यूसेज है, वहां पे हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे। बट जहां पे हमारा डेटाबेस यूज नहीं होने वाला, वहां पे हमें डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे db कनेक्शन डॉट क्लोज किया। Okay. उसके बाद सेम, अगर वो क्लोज नहीं होता तो हम हमारा एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे। अब ये सारी चीजें होने के बाद, अब हमने डायरेक्टली फर्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जो है लॉगिन का। लाइन नंबर 146 पे हमने यहाँ से हमने पूरा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने जो ऐप कॉल किया था, आई मीन जो ऐप हमने इनिशियलाइज किया था, उस ऐप को हमने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उसका एक फंक्शन है राउट। उस राउट के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, जैसे कि ये स्लैश हुआ, उसके बाद मेथड्स इक्वल टू गेट एंड पोस्ट हुआ। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। अब ये पैरामीटर में से सबसे पहला पैरामीटर है स्लैश। ये स्लैश या स्लैश रजिस्टर, ये बेसिकली है क्या कि कुछ शॉर्ट यूआरएल्स रहती है, वो यूआरएल्स हम फॉलो करके एक पर्टिकुलर वेब पेज पे भी डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये ऋतिक रोशन का ट्विटर अकाउंट है। ओके, तो अब जैसे मैं ऋतिक रोशन के ट्विटर अकाउंट पे चला गया, तो मेरी जो यूआरएल है वो यूआरएल कुछ इस तरीके से बनी, twitter.com/आई ऋतिक। ओके, बट अगर मैं यहाँ ट्विटर पे क्लिक कर दूं, तो वो आई ऋतिक चला गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को मैंने कॉपी किया, एंड जैसे मैंने अभी मैं एक्सप्लोरर पे मैंने क्लिक किया, तो वो एक्सप्लोरर आ गया। ठीक है, अब मुझे डायरेक्टली ऋतिक के ट्विटर पे चले जाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर से आई ऋतिक एंटर किया एंड एंटर प्रेस किया, तो वो डायरेक्टली मुझे लेके जाएगा ऋतिक रोशन के होम पेज पे। ओके, या जो भी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के पेज पे वो लेके जाएगा। सो ये जो लिंक्स है, वो लिंक्स का मतलब ये है। ओके, वो शॉर्ट यूआरएल। तो यूजर अगर लॉगिन पेज पे है, उसे अगर रजिस्टर पे लेके जाना है, तो वो थ्रू यूआरएल भी जा सकता है, या किसी बटन या किसी लिंक पे क्लिक करके भी वो वहां पे जा सकता है। Okay. उसके बाद यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन की है, गेट एंड पोस्ट। अब ये गेट मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे google.co.in मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च किया विराट कोहली WTC फाइनल। अब जैसे ही मैंने मेरी क्वेरी सर्च की, तो मेरी जो क्वेरी है वो क्वेरी यहाँ पे प्रिंट हो गई। ओके, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ, या कोई लॉगिन फॉर्म में फिल कर रहा हूँ, और उस वक्त मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हुआ, ओके, या डेट ऑफ बर्थ हुआ, आधार कार्ड हुआ, या मेरे कुछ बैंक के डिटेल्स है, वो अगर यहाँ पे प्रिंट हो गए, ओके, तो कोई भी थर्ड पर्सन उसे रीड करके उस पर्टिकुलर अकाउंट को हैक कर सकता है। ओके, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि वो जो फॉर्म है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स को हम पोस्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, सो दैट जो भी डेटा है वो डेटा हाइड किया जाएगा एंड डायरेक्टली बैकएंड में पास किया जाएगा। बट अगर उस फॉर्म को हमने गेट मेथड डिफाइन की, ओके, तो हमारा जो भी डेटा है वो डेटा डायरेक्टली यूआरएल के थ्रू बैकएंड में पास किया जाएगा।
ओके, मतलब आपका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म का डेटा यहाँ यूआरएल में प्रिंट होगा और उसके बाद वो डायरेक्टली बैकएंड में चला जाएगा। ओके, अब उसके बाद जैसे ही हमने इस यूआरएल को ट्रिगर किया, ओके, इस यूआरएल को हमने क्लिक किया थ्रू बटन या थ्रू लिंक, ओके, तो ये जो फंक्शन, ये जो यूआरएल है वो यूआरएल app.py में चली आएगी। वहां पे वो सर्च करेगी कि लाइक यहाँ पे इस app.py में कहाँ पे उस यूआरएल को डिफाइन किया है। जहाँ पे डिफाइन किया है उसके नीचे जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम वो ट्रिगर करेगा। ओके, फ्लास्क इस फंक्शन को वो ट्रिगर करेगा। जैसे ही इस फंक्शन को वो ट्रिगर करता है, इस फंक्शन के अंदर की जो भी फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी रन होनी स्टार्ट होगी। सबसे पहले वो चेक करेगा कि मुझे जिसने ट्रिगर किया वो मेथड गेट है या पोस्ट है। ओके, अगर वो मेथड पोस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो जो मेथड है वो मेथड गेट रही, तो वो डायरेक्टली लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज को आपको शो कर देगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000 एंटर किया, तो जैसे मैं स्लैश एंटर करूंगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है, सॉरी गेट मेथड में है या नहीं। ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट गेट मेथड में नहीं है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा इस लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे। ठीक, तो इसके बाद मैंने स्लैश एंटर किया तो वो इस लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज पे आ गया। उसके बाद जैसे मैं कोई भी डेटा यहाँ पे फिल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो उस वक्त आप कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ओरिजिनल ईमेल आईडी एंड पासवर्ड की ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ही मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहां पे एंटर किया और सबमिट किया तो डायरेक्टली वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद चेक करेगा कि ट्रिगरिंग मेथड मेरी पोस्ट है या नहीं। तो अब ये ट्रिगरिंग मेथड हमने पास कैसे की, तो यहाँ टेम्पलेट्स के अंदर लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे हम यूजर से ईमेल आईडी फेच कर रहे हैं एंड पासवर्ड फेच कर रहे हैं। ठीक है? और जैसे ही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट होगा इस यूआरएल पे स्लैश, तो वो स्लैश चला जाएगा, सॉरी ये जो फॉर्म है ये फॉर्म चला जाएगा app.py में विथ मेथड इक्वल टू पोस्ट। app.py में चले जाने के बाद वो यूआरएल सर्च करेगा कहाँ पे है। उसके बाद उसे इस फंक्शन को वो ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन की है पोस्ट। तो इस पोस्ट मेथड के अंदर वो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम फेच करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फेच करने के बाद यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमने जो कर्सर है वो कर्सर इनिशियलाइज किया। कर्सर इनिशियलाइज करने के बाद इस कर्सर के अंदर हमने माइस्क्वेल की क्वेरी पास की, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेर ईमेल इक्वल टू यूजर एंटर्ड ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू यूजर एंटर्ड पासवर्ड। ओके, तो वो चेक करेगा कि यूजर ने एंटर किया हुआ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट है तो यहाँ पे यूजर का सेशन जो है वो सेशन क्रिएट किया जाएगा और उसे रीडायरेक्ट किया जाएगा इंडेक्स पेज पे। अगर वो जो भी यूजर है वो यूजर अगर एग्जिस्ट नहीं है, उसका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रॉन्ग है, तो हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पे। सेम फंक्शनलिटी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिखी है। बस यहाँ पे हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी है वो एसक्यूएल की क्वेरी चेंज हो जाती है, लाइक इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स। सो यूजर ने जो भी डेटा एंटर किया है वो डेटा हम इंसर्ट करेंगे यूजर डिटेल्स नाम के टेबल के अंदर। तो ये रहा यूजर डिटेल्स नाम का टेबल जिसके अंदर एफ नेम, एल नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है। एंड वही डेटा हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ। तो यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा और जैसे हम कॉन डॉट कमिट करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अब
ये होने के बाद हमारा मेन आता है प्रिडिक्शन। जैसे हम प्रिडिक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी फाइल है वो फाइल जैसे हम सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद वो जो फाइल है वो फाइल यहाँ पे चली आती है। ठीक, यहाँ पे हमने उस फाइल को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद उस फाइल का जो भी नाम है, ओके, अगर वो व्हाट्सएप फाइल हुई या कोई ऑनलाइन फाइल आपने डाउनलोड करके अपलोड की है, तो उस फाइल का जो भी नाम रहेगा विथ एक्सटेंशन वो यहाँ पे फेच किया जाएगा। सो ये सिक्योर फाइल नेम उस एक्सटेंशन को रिमूव कर देगा और सिर्फ फाइल नेम को यहाँ पे वो स्टोर कर देगा एक वेरिएबल के अंदर। अब वो स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, उस फाइल को हमने स्टोर किया है ऐप कॉन्फ़िग के साथ। ऐप कॉन्फ़िग इन द सेंस यहाँ पे जो भी हमने पाथ सेट किया था उस पाथ के अंदर जाके वो स्टोर कर देगा। ठीक है। अब स्टोर होने के बाद जो भी हमारा पाथ है वो पाथ हमने एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर दिया। और जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल हमने प्रिडिक्ट इमेज नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर उस फाइल नेम को हमने पास किया। तो जैसे हम इस प्रिडिक्ट इमेज हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हमने फाइल नेम पास की। उस जो भी इमेज है वो इमेज का पाथ यहाँ पे पास किया जाएगा और टेंसर फ्लो में जो भी हमने इमेज इंपोर्ट किया था उस इमेज के थ्रू हमारी जो इमेज है वो इमेज लोड की जाएगी। ठीक। अब लोड करने के बाद हमें जो टेस्टिंग इमेज मिली उस इमेज को हमने 2D अरे में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब 2D अरे में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे उसके डायमेंशंस जो है वो डायमेंशंस एक्सपांड हुए। ओके, डायमेंशंस इन द सेंस उसका जो भी ब्लरनेस था वो ब्लरनेस हमने थोड़ा सा रिमूव किया। इन द सेंस जो भी जितना पार्ट हम एचडी में कन्वर्ट कर सकते थे उतना पार्ट हमने कन्वर्ट किया। ओके, एंड कन्वर्ट करने के बाद हमने हमें जो भी एक्सपांडेड वीडियो मिली, आई मीन इमेज मिली, या हम बोल सकते हैं प्रोसेस्ड इमेज जो मिली, उस इमेज को हमने मॉडल को पास किया। तो ये जो मॉडल है वो मॉडल हमने लोड किया है यहाँ पे। ओके, मॉडल डॉट एच फाइव, फिर मॉडल का कुछ वैल्यूज है वो वैल्यूज हमने यहाँ पे लोड की है। ठीक, सो जो भी मॉडल हमने यहाँ पे लोड किया उस मॉडल को हमने वो इमेज पास कर दी। तो यहाँ पे मॉडल लोड हो जाएगा और मॉडल हमें प्रिडिक्शन देगा। तो जैसे हमें प्रिडिक्शन मिलता है उस प्रिडिक्शन को उस प्रिडिक्शन को हमें प्रिंट करना है एचटीएमएल पे। तो उसके लिए हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की, एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हमारे पास कुछ लेबल्स है। वो लेबल्स मतलब क्या कि अगर आप ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास लेबल है नो वाटरमार्क एंड यस वाटरमार्क। ठीक, तो हमने क्या किया कि लाइक एक डिक्शनरी क्रिएट की, उसमें से जो भी कीज थी, की इन द सेंस जो यस वाटरमार्क एंड नो वाटरमार्क है वो हमने फेच किया। फेच करने के बाद उस की को हमने चेक किया कि जो भी हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट के साथ मैच हो रही है क्या, मतलब की जो भी वैल्यू रहेगी 0 या 1 वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, वो हमने यहाँ पे चेक किया। चेक करने के बाद जो भी हमें वैल्यू मिला उस वैल्यू को हमने यहाँ पे सॉर्टेड रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, अब स्टोर करने के बाद अब हमने क्या किया कि जो भी हमारा लेबल है वो लेबल एंड सॉर्टेड रिजल्ट, ओके, मतलब उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी हमें डिस्प्ले करने की, लाइक वो कितना रियल है एंड कितना फेक करेंसी है वो हमें चेक करना है। ठीक, तो उसके लिए हमने उस की को यहाँ पे आइट्रेट किया एंड आइट्रेट करने के बाद हमने लेबल एंड सॉर्टेड रिजल्ट, ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। सो जो भी हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो हमने यहाँ पे चेक किया। ओके, चेक करने के बाद वही सेम डेटा हमने यहाँ पे पास किया है। सो जो भी हमें आउटपुट मिला लाइक आइदर यस और नो, उसके साथ हमारे हमें जो भी यहाँ पे आउटपुट मिला या हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो मिली वो प्रोबेबिलिटी का डेटा हमने यहाँ पे पास किया। सो हमें दो वैल्यूज मिलेगी। एक वैल्यू होगी हमारी रियल और फेक, ऐसे होगी। और उसके साथ हमारी सेकंड वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी 99.99% और 100% और 50% और 64% ऐसे कुछ। तो और ये सब कुछ चला जाएगा एक लिस्ट के अंदर।
सो ये लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई और इस फाइनल रिजल्ट को हमने पास किया। जैसे ही हमें ये फाइनल रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे फेच किया, आइट्रेट किया। ओके, सो हमारे पास दो लिस्ट थी। अगर हमें वैल्यू यस वाटरमार्क मिलता है तो हम क्या करेंगे, करेंसी इज रियल, ये मैसेज हम वहां पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये जो मैसेज है वो मैसेज हमने अपेंड किया इस रिजल्ट के अंदर, और हमें जो भी प्रोबेबिलिटी मिली, वैल्यू मिली, मतलब कितने परसेंट वो रियल है कितने परसेंट फेक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी। सेम हमने करेंसी इज फेक, अगर वो ऐसे आ जाता है तो उसका ये करेंसी इज फेक ये सेंटेंस और उसकी प्रोबेबिलिटी, ये हमने इन दोनों के अंदर पास की। पास करने के बाद जो हमारा प्रेड डॉट एच टी एम एल है यहाँ पे, इस प्रेड डॉट एच टी एम एल के अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो लाइन नंबर 181 पे हमारा प्रिडिक्शन का रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम वो रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी और उसका जो भी रियल और फेक जो भी वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले की जाएगी, और उसके बाद जो भी इमेज उसने अपलोड की थी वो इमेज भी वहां पे शो की जाएगी। तो इतना ही आपको बस एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।